वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का केमिस्ट्री। मेरे पास वैसे तो 11th 12th और 12th पास बच्चे आते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने में एक दिक्कत क्या होती है कि उनका 9th और 10th का सिलेबस बहुत अच्छे से अगर नहीं किया हुआ होता है तो फिर उन लोगों को थोड़ा सा बेसिक हमको बताना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये 9th का वीडियो मैंने बनाना शुरू किया है। और दूसरा, जो बच्चे अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने ही वाला है। और मेरा टारगेट ये होगा कि एनसीईआरटी बुक में जो भी डिस्कशन किया हुआ है उसको और उससे थोड़ा सा आगे उस टॉपिक को रिलेट करता हुआ 11th और 12th का टॉपिक या फिर नीट और जेई का जो टॉपिक जिसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे कुछ क्वेश्चंस भी आपको इसी बीच में हम बताते चले। तो अभी चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के केमिस्ट्री पोर्शन का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर 3 है एनसीईआरटी बुक का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों को इंडिया में अगर देखें तो हम लोगों के इंडियन जो फिलोसफर्स रहे हैं जिसमें महर्षि कणाद का नाम आता है। महर्षि कणाद ने बताया कि अगर आप पदार्थ, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं, तो अगर आप पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करना शुरू करते जाएंगे तो आपको आखिरी जो चीज़ मिलेगा उसको कहते हैं परमाणु। और मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ अकॉर्डिंग टू महर्षि कणाद वो होगा परमाणु। हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं परमाणु, और इसी को इंग्लिश में हम लोग कह देते हैं एटम। फिर जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन लोगों ने भी यही चीज़ बताया, और ये चीज़ जो हम लोगों को महर्षि कणाद ने बताया, उन्होंने ये 500 बिफोर क्राइस्ट बताया था, बहुत पहले। आज से अगर देखें हम लोग तो करीब 2500 साल पहले जो है सो हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया। और हम लोगों के एंशिएंट इंडिया में जो एंशिएंट ऋग्वेद है, सामवेद है, ये सब जो वेद है उन सबों में आपको साइंस से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। जैसे वैदिक मैथ्स आजकल बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, वैदिक मैथ्स, तो वो मैथमेटिक्स का बहुत सारा जो है सो उसमें फार्मूला है, बहुत सारा फंडामेंटल बात है जो डिस्कशन किया हुआ है। तो वैसे ही ये महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ जो मैटर है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा दैट इज़ कॉल्ड एटम। और आगे चल कर के हम लोगों को ग्रीक फिलोसफर्स हैं उन लोगों ने भी यही कहा कि मैटर या एलिमेंट का जो सबसे छोटा पोर्शन होता है उसको हम लोग एटम कहते हैं। तो आगे चल कर के हम लोगों के पास ये नॉलेज जो है सो कन्फर्म हुआ कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अब जैसे एटम के बारे में अगर हम लोग कहते हैं तो सिल्वर है, तो जो सिल्वर एलिमेंट है वो सिल्वर एलिमेंट अपने जो स्मॉलेस्ट पार्ट में एग्जिस्ट करेगा, जिसमें सिल्वर का सारा प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगा, वो कहलाएगा सिल्वर का एटम। वैसे ही हाइड्रोजन एलिमेंट है, और हाइड्रोजन एलिमेंट अपने सबसे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करे जिसमें कि हाइड्रोजन का सारा प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो, तो वो कहलाएगा हाइड्रोजन का एटम। इसके बाद जो हम लोगों के पास आता है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में एंटोनी लेवोजिए का नाम, प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट हैं फ्रेंच केमिस्ट, उनका नाम, और भी लोगों का नाम आता है, डाल्टन का नाम भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें जो पहला है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है फिक्स्ड, घटना बढ़ना नहीं होना चाहिए। कंजर्व करने का मतलब है संरक्षण कहते हैं। संरक्षण मतलब कि उसका जितना अमाउंट है वो उतना ही रहे, बढ़े नहीं। तो यहाँ पे कंजर्वेशन वर्ड का मतलब है कि मास जो है सो कांस्टेंट रहता है। कहाँ? स्टेटमेंट में अगर देखें हम लोग, ये लॉ जो है सो लेवोजिए ने दिया था, एंटोनी लेवोजिए ने दिया था, और उनका ये कहना था, इसका स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो लेवोजिए ने कहा कि
मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब है मैटर जो है सो ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब इसका साधारण मतलब अगर हम लोग देखें कि केमिकल रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में इसका क्या मतलब होता है, तो केमिकल रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में इसका मतलब है कि जैसे आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन में जब हम लोग जलाते हैं तो हम लोगों को मिलता है CO2। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, तो यहाँ हम लोग 12 ग्राम लिखेंगे। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, यहाँ पे 2 बार है ऑक्सीजन, तो ये 16 × 2 दैट इज़ 32 ग्राम लिखेंगे। और इधर कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप मोलर मास लिखें तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 × 2, तो ये हो जाएगा 12 + 32 44। यहाँ पे अगर आप देखें लेफ़्ट साइड में तो 12 + 32 अगर हम लोग ऐड करें तो ये भी आता है 44 ग्राम, और इधर देखें तो इधर भी आता है 44 ग्राम। मतलब रिएक्शन के पहले जितना हम लोगों के पास कार्बन और ऑक्सीजन है, रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ही बना है। तो यही बात इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये जो बात हो रही है ये हो रही है अबाउट एनी केमिकल रिएक्शन, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो रिएक्टेंट का टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। बस यही जो है सो कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को बहुत हेल्प करता है। आगे 11th क्लास में आप जाएंगे तो 11th क्लास में आप इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री क्या है? स्टोकियोमेट्री इज़ मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट्स के मेजरमेंट के लिए उसके लिए आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना ज़रूरी होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने से क्या फ़ायदा है? जैसे कि एग्जांपल हम आपको बताएं कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है। यहाँ नाइट्रोजन अगर हम लोग देखें तो ये 14 × 2 28 ग्राम, यहाँ 3 है और हाइड्रोजन 2 है तो टोटल हो जाएगा 6 ग्राम। और ये 2NH3 है तो NH3 का एटॉमिक मास जो है सो नाइट्रोजन का 17 और नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3, तो 14 + 3 17, 17 × 2 करेंगे 34। तो इधर अगर आप 28 + 6 करें तो इधर भी 34 और इधर भी 34। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उसमें हम लोगों को दिख रहा है कि 34 ग्राम रिएक्टेंट और 34 ग्राम प्रोडक्ट दोनों है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस नहीं करते, इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे यहाँ N2 + H2 और इधर लिख देंगे NH3, तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन तो 28 ग्राम हम लोग लिखेंगे, हाइड्रोजन H2 है तो 2 ग्राम और NH3 जो है सो 14 और 3 तो 17 ग्राम। तो यहाँ पे 28 + 2 आपको कितना दिख रहा है 30, और इधर कितना हुआ 17। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं आ रहा है। यही वजह है कि हम लोग हमेशा किसी केमिकल रिएक्शन को जब भी लिखते हैं तो बोला जाता है कि उसको आपको बैलेंस करके लिखना है। तो ये बैलेंस करने पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे सही हो जाता है। लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है सो आपका सही नहीं फिट होगा, वो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए किसी रिएक्शन को बिना बैलेंस किए हुए लिखना जो है सो नहीं सही माना जाता है, उसको नहीं वैसा करना चाहिए। रिएक्शन को हमेशा बैलेंस कर देना है, और ख़ास करके जब रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन आपके पास आए तब तो ज़रूर से रिएक्शन को बैलेंस कर ही लेना है। तो ये बात हम लोगों को कहाँ से पता चला? लेबोजिए के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से पता चला है। इसके बाद जो लॉ हम लोगों को पढ़ना है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इसमें भी लेबोजिए का कंट्रीब्यूशन है, बट इसका जो स्टेटमेंट है दैट वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। ये स्टेटमेंट दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने।
उनका ये कहना था कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का रेशियो होता है वो मास के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है। इन एनी कंपाउंड mass of its constituent elements is always constant। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग कहें तो यही बात है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात कहें तो यही है कि इन एनी कंपाउंड मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताएं, वाटर H2O, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है और ये 16 ग्राम ऑक्सीजन है, टोटल वाटर जो है सो 18 हो जाएगा। तो इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन हमेशा होगा। अब वाटर का सोर्स आपके पास कुछ भी हो सकता है, वाटर जो है सो आपका रेन वाटर भी हो सकता है, वाटर जो है सो आपको किसी रिवर से भी मिल सकता है, वाटर जो है सो आपको ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, वाटर जो है सो आपको समुद्र से सी वाटर भी मिल सकता है, वाटर जो है सो किसी लेक से भी मिल सकता है। वाट में भी द सोर्स ऑफ वाटर, कोई भी वाटर का सोर्स हो, बट उसमें हाइड्रोजन का अमाउंट 2 ग्राम और ऑक्सीजन का अमाउंट 16 ग्राम ये फिक्स होगा। अगर ये अमाउंट बदल गया, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बदल गया, तब वो कंपाउंड एकदम डेफिनेट है कि वाटर तो नहीं ही होगा, कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब साधारण सा यही है कि कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके मास कांस्टेंट होते हैं, वो नहीं बदल सकते हैं। उनके मास को अगर आप बदलने की कोशिश करते हैं या कोई ऐसा कंपाउंड आपको मिला जिसका मास एलिमेंट्स का जो है सो पहले से बदल गया, तब वो एलिमेंट पहले जो बनाया था कंपाउंड और जो बाद में बनाया कंपाउंड, उस दोनों में अंतर है। जैसे H2O हम लोगों के पास कहीं से भी आए, रेन वाटर आए, रिवर वाटर आए, ग्राउंड वाटर आए, सी वाटर या लेक वाटर, कोई भी वाटर आए, बट उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है वो 2 ग्राम और 16 ग्राम ये कांस्टेंट होता है, ये नहीं बदलता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये 2 लॉ जो है सो आपके 9th के बुक में हैं। और इसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स हम लोग कहते हैं वैसी बातें जिनको मान लिया गया है, जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता है, बट पहले मान लेते हैं, बाद में उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से चेक करते रहते हैं। तो वैसे ही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ मानी हुई बातें हैं, जिसको हिंदी में हम लोग मान्यताएँ कहते हैं। तो पहला है कि ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। शुरू में जो आपको हम बता रहे थे कि महर्षि कनाद ने कहा था कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसको हम लोग कहते हैं परमाणु, जिसको एटम भी कहते हैं। तो यही चीज़ उन्होंने बताया। और अगर किसी, जैसे ये छोटा सा चॉक का टुकड़ा है, इसका अगर हम लोग बहुत छोटा पार्टिकल में इसको डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का नंबर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसी को जो है सो यहाँ पे बताया गया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये कहा गया कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और वो पार्टिकल्स क्या होंगे तो बहुत छोटे होंगे। ये 2 बात ध्यान में रखना होगा कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे और स्मॉल बहुत होंगे, वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे। ये पहला था पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि एटम को आप फर्दर अदर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का बात है। आज प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम लोग बात करें तो हम लोगों को पता है कि एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। उसके अलावा भी एटम में करीब 200 से ज़्यादा टाइप्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रिनो होते हैं, मिसॉन्स होते हैं, म्यूयॉन्स होते हैं, फिर उनसे भी छोटा पार्टिकल्स क्वार्क्स होता है। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट डाल्टन के समय में बस यही बात बताया गया कि एटम इनडिविजिबल है, अपने से छोटे पार्टिकल में एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। थर्ड जो पोस्टुलेट है वो है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। किसी एक एलिमेंट का, जैसे कि हम लोग अगर आयरन का ले लें एटम, तो आयरन का एटम
हमेशा कहीं से भी सोर्स ऑफ आयरन कहीं से भी हम लोग लें, बट सारे एटम्स के जो प्रॉपर्टीज़ होंगे, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो सेम होंगे और वो आइडेंटिकल होंगे विथ रिस्पेक्ट टू मास भी। तो मास में भी ये सब बराबर होगा। ये वाला बात भी आज के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सही नहीं है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स हम लोगों को पता है कि एक ही एलिमेंट के, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप के बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आइसोटोप 3 हम बताएं हाइड्रोजन का कि एक का मास होता है 1, दूसरे का मास होता है 2 और तीसरे का मास होता है 3। वैसे ही कार्बन के 3 आइसोटोप हैं हम लोग के पास। कार्बन 12 जिसका मास 12 है, 13 और 14। तो आइडेंटिकल तो नहीं होते हैं, और ये वाला बात आज हम लोगों के पास जो है सो अगर देखें तो बहुत सही नहीं है। फिर फोर्थ में है कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये उन्होंने कहा कि एटम जो है सो कंपाउंड बनाने के लिए आपस में कंबाइन करते हैं। और इसमें एक चीज़ और मेंशन किया हुआ था कि वो जो कंबाइन करेंगे तो होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। जैसे कार्बन का हम लोग कंपाउंड देखें CH4, जैसे C6H12O6, तो इसका सिंपल रेशियो अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और फिर ये 1, 6 से डिवाइड कर दें तो कार्बन का रेशियो 1 2 1, या फिर यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 1 और 4। तो ये होल नंबर में रेशियो रहता है, मतलब एटम्स होल नंबर रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये सारी बातें हम लोगों के हैं कहाँ पे, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। और एटम के स्ट्रक्चर को समझने में ये सब जो स्टार्टिंग का पॉइंट्स है, इन सबों का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये सब बात हम लोग करीब 200 साल पहले पढ़े थे, और आज भी जो है सो इसमें से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस हुआ है। इस सबको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक जो है सो इसका सेम है, कांस्टेंट है, सही है। इसीलिए ये आज भी आपके बुक में जो है सो पढ़ाया जा रहा है। और अगले क्लास में हम लोग जो है सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटम्स क्या है और उन सबों के मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब बातों को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी बताया कि 9th क्लास का ये शुरू किया है। 2 पर्पस है, एक तो जो बच्चे 9th में अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये आसान हो जाएगा समझना NCERT बुक, और दूसरा जो बच्चे 11th 12th में पढ़ रहे हैं लेकिन अपना बेसिक चाहते हैं कि कम से कम समय में एक बार 9th का जो है सो सारा रिवीजन कर लें, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको ये चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो है सो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।